Hello everyone, I am Sapna and welcome you all to my channel Target Banking with Sapna। तो कल मेरा IDBI एग्जीक्यूटिव का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। आई गेस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम लोग का ही बैच का था और अराउंड 20 से 30 लोग आए थे। तो इसके बारे में जो भी डिटेल्स होंगी मैं सारी चीज़ें बताऊंगी और क्या क्या आप लोग को प्रिपेयर करके जाना है ताकि जो चीज़ें मैंने फेस की वो आप लोग फेस ना करो। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं बिहार से बिलोंग करती हूं, तो मेरा जो वेन्यू था वो बिहार की कैपिटल पटना में था। पटना में हमें कॉरपोरेट ऑफिस था एक, साई कॉरपोरेट पार्क, वहाँ पे हमारा वेन्यू था। उसमें थर्ड फ्लोर पे IDBI बैंक का जोनल ऑफिस था, वहाँ पे हमें रिपोर्ट करनी थी। मेरा जो टाइमिंग था वो 9:30 का था, तो क्योंकि हम लेट हो गए थे क्योंकि 9:30 हमारी ट्रेन ही वहाँ पहुँची थी और वेन्यू तक पहुँचते पहुँचते हमारा आधा घंटा लेट हो गया था। मैं आपको ये बता रही हूँ, इसलिए बता रही इस लेट होने के बारे में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग अगर लेट हो जाओ तो पैनिक मत होना। अगर आप थोड़ा सा लेट हो जाते हो तो फिर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे भी आधा एक घंटा एक्स्ट्रा वो लोग स्टार्ट ही लेट से ही स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले आपको जाना है ऑफिस में और वहाँ पे सबसे पहले रिसेप्शन काउंटर में अपना रजिस्ट्रेशन करना है और अपना जो भी डिटेल्स है थोड़ा बहुत वो आपसे मांगेंगे वो आपको फिल करना है और उसके बाद आपको बोलेंगे एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बोलेंगे जाने के लिए, वहाँ पे जाना है। क्योंकि मैं लेट पहुँची थी तो सारे बच्चे पहले से बैठे हुए थे तो हम वहाँ पे गए। उसके बाद हमने क्या किया, सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले आपको एक ईमेल आईडी गई होगी, ईमेल गया होगा आपकी ईमेल आईडी पे, उस ईमेल का आपको प्रिंट आउट लेके जाना है। जो आपने अप्लाई किया था उस टाइम पे आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म निकला था, उसको प्रिंट आउट आपको लेके जाना है। अगर वो आपको प्रिंट आउट पहले आपने नहीं निकाला था तो वो भी उसका लिंक एक्टिव होगा, आप वेबसाइट पे जाके वो भी निकाल सकते हो। इसके अलावा आपको एक CV का फॉर्म दिया गया होगा आपके ईमेल पे, उस CV के फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के वो आपको लेके जाना है और उसको अच्छे से पेन से फिल करके लेके जाना है। इसके अलावा आपको 7 से 6-7 फ़ोटोज़ आप लेके जाओ, ज़रूरत पड़ेंगे क्योंकि एक ईमेल पे फ़ोटो लगेगा, एक CV पे फ़ोटो लगेगा। इसके अलावा एक मेडिकल का फॉर्म देंगे उस पर फ़ोटो लगेगा और 2 फ़ोटोज़ वो एक्स्ट्रा आपसे अलग से भी मांगेंगे, तो इसीलिए आप फ़ोटोज़ लेके जाना। इसके अलावा आपको और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहेंगे कि आपको आपके एज के लिए यानी डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको एक ID प्रूफ देनी होगी जिसमें आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हो या फिर अपना 10th का मार्कशीट लगा सकते हो। उसके बाद आपको आपके जो जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है उससे रिलेटेड आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। जैसे कि आपका 10th का जो सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि मैंने CBSE बोर्ड से 10th किया था तो मेरे पास एक ग्रेड कम परफॉर्मेंस वाला मार्कशीट है, बस उतना ही उसका ही बस ज़रूरत था और इसके अलावा और कुछ 10th से रिलेटेड मैंने नहीं दिया था। 12th का मेरा पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट था वो मैंने प्रोवाइड किया। ग्रेजुएशन का मेरा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का मेरा मार्कशीट था वो मैंने प्रोवाइड किया, बट मेरे पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं था जो कि कंपलसरी है, वो आपको देना है, तो वो भी आपको लेके जाना होगा। इसके लिए मुझे 15 डेज़ का टाइम दिया गया है, मुझे 15 डेज़ के अंदर उस डिग्री सर्टिफिकेट को सबमिट कराना होगा। इसके अलावा अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो उसके भी आप ऐसे ही सारे सर्टिफिकेट्स लेके जा सकते हो। आपको याद रखना है कि अगर आपका कुछ ग्रेजुएशन कुछ टाइम पहले हुआ है और आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट्स नहीं है तो आप प्रोविजनल मार्कशीट ले जा सकते हो और प्रोविजनल फिर डिग्री भी लेके जानी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपके एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें चाहिए होंगी, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें होती हैं वो आपको नहीं लेके जानी है। इसके अलावा आपको आपके ID प्रूफ से रिलेटेड 2 ID प्रूफ्स आपसे लेंगे, एक आपका पैन कार्ड मांगा जाएगा और एक आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा, वो आपको प्रोवाइड करना है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा, क्योंकि मैं अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ तो मैंने कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड किया था, बट मैंने देखा था उन्होंने कहा था कि जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, जैसे OBC SC ST कैटेगरी के लोग होते हैं उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में ही होना चाहिए और नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए। आप स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेट वाले में नहीं ले जा सकते। इसके अलावा EWS कैटेगरी का भी कुछ क्राइटेरिया था जो मुझे अच्छे से नहीं पता, अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको इन फ्यूचर बता दूंगी, बाद में बता दूंगी, बट मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ तो इस बारे में मैं डिस्कस नहीं करना चाहती। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह लिखा है, आप एक बार देख लेना जो भी उसमें डॉक्यूमेंट्स है उसके हिसाब से फिर आप ले जाना, ठीक है। तो ये सारे जो थे वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूँ, ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने जो प्रिंट आउट निकाला है और जो भी जेरोक्स कॉपीज़ आपने करवाई है इन सबको अलग करके रखना है और जिस ऑर्डर में वो बोलेंगे उसी ऑर्डर में आपको रखना है। और बाकी के जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको आप अलग करके रखना, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपसे वो जैसे जैसे बोलेंगे आप ये दिखाइए वो आपको दिखाना होगा। मिक्स मत करना, क्योंकि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको घर लेके जाने हैं और जो आपने जेरोक्स करवाया है वो वहाँ पे आपको सबमिट कराना है, ठीक है। इसके अलावा आपको जब आप अंदर जाओगे कॉन्फ्रेंस हॉल में तो आपको 2 फॉर्म्स भी दिए जाएंगे, क्योंकि मैं अनरिजर्व कैटेगरी से हूँ तो मुझे 2 फॉर्म्स मिले थे, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी से थे
उनको कुछ अलग से भी 1-2 फॉर्म्स दिए गए थे, जिसमें उनको कुछ अपने बेसिक डिटेल्स फिल करने थे और 2 विटनेस चाहिए था। 2 विटनेस उन्होंने बोला कि आप आसपास से जो भी अदर कैंडिडेट्स हैं उनसे आप सिग्नेचर वगैरह करवा लो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप किसी और का भी सिग्नेचर कर देते हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपका विटनेस वाला हो गया। और जो आपको 2 फॉर्म्स दिए गए थे वो मैंने उसका फ़ोटो क्लिक किया था, तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ कि वो कैसे 2 फॉर्म्स थे। एक हमें एक डीवी चेकलिस्ट वाला फॉर्म दिया गया था और पीआरएमटी वाला दिया गया था। उसमें आपको क्या करना था, सबसे पहले आपको डेट ऑफ डॉक्यूमेंट भरना था, जिस दिन डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है उस दिन का अपडेट डालो। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना था। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में होगा। कैंडिडेट का नाम भरना है और कैटेगरी, जिस कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है वो भरना है। सेंटर का आईडी नंबर जो होगा, रेफरेंस आईडी करके आपका नंबर दिया होगा एप्लीकेशन फॉर्म में, आप उसको देख लेना, वो भर देना है। और सेंटर का जो एड्रेस है वो, जैसे कि मेरा जो था वो जोनल ऑफिस पटना था, तो मैंने वो फिल किया था। रोल नंबर के बारे में मैं बता दूं कि रोल नंबर भी आपको फिल करना है इसमें, और रोल नंबर जो है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं होगा, ना ही आपके ईमेल में होगा। रोल नंबर आपको कुछ टाइम पहले जब आपने अप्लाई किया होगा तब आपको एक ईमेल गया होगा, उस टाइम पे आपको ईमेल में रोल नंबर प्रोवाइड किया गया था। और आपके एडमिट कार्ड में भी रोल नंबर होगा, अगर आपके पास एडमिट कार्ड अभी अवेलेबल हो तो, क्योंकि वहाँ पे तो सबमिट एग्ज़ाम टाइम पे सबमिट हो गया था, तो हो सकता है किसी के पास ना हो। तो वो रोल नंबर आपको यहाँ से वहाँ से मिलेगा और वो आपको फिल करना है। तो अगर आपके पास मोबाइल आप लेके जाना, उसमें हो गई, ठीक है, तो क्योंकि आपको फिर से प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये जो चीज़ें जो चेक करनी थी, जो टिक करना था, वो नहीं करना था, मैंने गलती से कर दिया था, तो ये आपको नहीं करना था। डिक्लेरेशन में कुछ नहीं करना था, और उसके बाद नीचे आपको सिग्नेचर करना था, जो यहाँ पे क्लिक नहीं हो पाया। इसके बाद आपको एक मेडिकल का फॉर्म दिया गया था, क्योंकि मैं बता दूं कि मेरा जो एड्रेस था, वेन्यू था डॉक्यूमेंटेशन का, उससे 15 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे उसे 15 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे मेरा मेडिकल वेन्यू दिया गया था। और तो क्योंकि जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और जीपीएस लोकेशन वगैरह करके ऑन करके जाना, मेरा जो एड्रेस था वो अपोलो क्लिनिक था, कहीं कंकड़ बाग रिलेटेड, तो पटना में तो बहुत बड़ा है, तो फिर समझ में नहीं आ रहा था, तो जीपीएस लोकेशन ऑन करके हम लोग चले गए थे। इसके अलावा मैं अब मेडिकल के बारे में बताऊँ, मेडिकल का प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट था। उसको ये सारी चीज़ें आपको करवाना कंपलसरी है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि मेडिकल में आपका क्या क्या हुआ था। मेडिकल में आपका हुआ था, सबसे पहले आप जैसे आप सेंटर पे जाओगे तो फिर आपको वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फिल करना है। उसमें कुछ बेसिक डिटेल्स भरने होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं था। जैसे आपकी फैमिली के बारे में कुछ पूछा गया था कि फैमिली का नाम क्या है, एज क्या है, एंड उनका कुछ मेडिकल रिलेटेड डिटेल्स वगैरह कुछ भरना था, और ऐसा कुछ नहीं था, वो भरना था। और कुछ चेक लिस्ट भी था उसमें, वो भी अभी फिल नहीं करना था, वो लास्ट में फिल करना था। इसके बाद आपको पेमेंट करना था 860 रुपीज़, जो कॉस्ट था सारे टेस्ट का। और इसके बारे में बता दूँ, ये जो पेमेंट आपने करोगे, ये जो पेमेंट है ये आपको इसके लिए आपको रिसीट दी जाएगी थोड़ी देर बाद, और ये रिसीट आपको बाद में बैंक को प्रोवाइड करनी है। अगर आप बैंक ज्वाइन करते हो तो ये आपको पेमेंट जो है वो आपको रीइम्बर्स कर दिया जाएगा। अगर आप बैंक ज्वाइन नहीं करते हो तो फिर आपको ये पेमेंट जो आपने की थी वो आपको रिइम्बर्स नहीं की जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपको मैं बता दूं कि जो वेन्यू पे जब हम पहुंचे थे, वो फॉर्म फिल करने के बाद धीरे धीरे आपके सारे टेस्ट होंगे। कौन कौन से टेस्ट होंगे मैं बता दूं, आपका ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट के लिए बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता होगा कि खा पी के नहीं जाना है। मतलब बता दूं कि जिसको शुगर की प्रॉब्लम है वो बस खा के पी के ना जाइए, बाकी सब अच्छे से खा पी के पेट भर के जाइएगा पहले से ही, ताकि बाकी के सैंपल्स देने में आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ब्लड टेस्ट के बाद आपका यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका एक्सरे होगा, उसके बाद वेट का मेजरमेंट और हाइट का मेजरमेंट होगा, और एक आई चेकअप होगा। इतने सारे मेडिकल चेकअप्स होंगे। इन सब के बाद आपको लास्ट में फिर वो चेकलिस्ट को भरना होगा, और उसके बाद फिर आप जा सकते हो। तो बस ये सारे जो थे वो मेडिकल से रिलेटेड जो भी थे मैंने आपको बता दिया है, और वहाँ पे जो भी आपको सिग्नेचर वगैरह करवाएंगे वो आप कर लेना, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये फॉर्म भी आपको वहीं पे फिल करनी होती, फिर ये फॉर्म भी आपको वहाँ पे जमा करनी होती है जहाँ पे आपका मेडिकल हो रहा होता है। इसके अलावा मैं बोल दूं कि सीवी का फॉर्म भी आपको मिला होगा। वो सीवी कैसे भरनी है आपको, करियर ऑब्जेक्टिव में आपको क्या लिखना है। करियर ऑब्जेक्टिव में आप ये लिख सकते हो कि आप अपनी जॉब से क्या चाहते हो, जैसे कि आपको अच्छा इन्वायरमेंट कल्चर चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, ये सब लिख सकते हो। रिसेंट का फोटो लगाना है, उसमें क्रॉस सिग्नेचर करना है। अबाउट मी में आप सारी चीज़ें भर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का आप सारा डिटेल्स दे सकते हो कि आपने क्या क्या किया है और कौन से ईयर में आप पास किए हो वो लिख देना, और जो जो परसेंटेज आया है वो लिख देना।
नीचे लिखा है सेमेस्टर वाइज परसेंटेज लिखना है, तो आप सेमेस्टर वाइज परसेंटेज लिखना ग्रेजुएशन के में और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ स्किल्स के बारे में पूछे तो स्किल्स में आपको क्या करना है, जो टेक्निकल स्किल्स होगा उसमें आप अपना कंप्यूटर का कुछ नॉलेज लिख सकते हो, जैसे कि आपको एक्सेल वर्ड का नॉलेज है वो लिख सकते हो। सॉफ्ट स्किल्स में आप लिख सकते हो कि आपको पेशेंस है, डेडिकेशन है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, ये लिख सकते हो। इसके बाद जो सेकंड वाला पेज था उसमें समर ट्रेनिंग प्लेसमेंट्स का डिटेल्स भरना था, इसके बारे में मैंने कुछ नहीं लिखा था। सर्टिफिकेशन में आपने कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसके बारे में आप लिख सकते हो, अगर आपने ऐसा कुछ कोर्स किया है तो। अचीवमेंट्स अवार्ड्स में अगर आपको किसी तरीके का कभी कोई अवार्ड अच्छा मिला है तो आप उसके बारे में डिटेल बता सकते हो। करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप कुछ ऐसा करते हो तो वो दे सकते हो। लैंग्वेजेस जो जानते हो, हॉबीज़ भी आप अपना भर देना। और मेडिकल हिस्ट्री, अगर आपका कोई ऐसा मेडिकल हिस्ट्री है, कोई ऐसी बीमारी हुई हो आपको पहले, तो फिर आप वो भर सकते हो। और अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है पास्ट का तो उससे रिलेटेड आपको भरना होगा। बाकी आपका डेट डालना है और प्लेस जोनल ऑफिस पटना, और मतलब जहाँ हो आपका, और सिग्नेचर आपको अपना करना है, बस। तो ये था सारा प्रोसेस जो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हुआ था, और इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ था। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखना। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में मैंने बोला है, उस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप नहीं प्रोवाइड करते हो तो फिर आपको 15 डेज़ का टाइम देंगे, और वो 15 डेज़ के अंदर आपको वो चीज़ें सबमिट करानी होगी। और बाकी मैं अगर बोलूँ कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, मतलब जो वहाँ पे जो चेक करने के लिए जो ऑफिसर्स बैठे थे वो सब ठीक थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। बट थोड़ा सा मेडिकल वाला में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था सबको। बाकी सब ठीक था। बाकी टाइम टेकिंग बहुत था, जितना इजी एग्ज़ाम देना था, जितना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम देना था उससे कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये मेडिकल था। तो बस, और कोई चीज़ अगर छूट गई होगी तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर मी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।